Hi everybody. I hope I'm audible, loud and clear. My name is Amit Gupta. Please confirm if you're able to hear me. Yes, sir. Yes, sir. Okay, thank you. I think everybody has joined and we can start. Okay, so let's begin, guys. Hi everybody. My name is Amit Gupta and I'll be helping you with your verbal part for your cat. Before I start and talk about the passages, I have a question for you all. I want to know what type of problems you are facing for your cat. I mean, when you are dealing with the cat verbal, specifically reading comprehension passages, what type of problems you are facing? Why you are not able to get the scores that you are aiming for? What is restraining you? So please share your doubts so that keeping that in mind, I can directly start because we don't have much time left in the real cat exam, hardly a month. So please guide me, help me to understand what type of problems you are facing while solving the RC passages. Over to you. You can speak up as well as you can type. Not a problem. सर एक्चुअली में मेन प्रॉब्लम ऐसा रहता है कि ना मतलब पैसेज रीड करते हैं पूरा समझ में आ जाता है पैसेज उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। बट जब हम क्वेश्चंस में मूव करते हैं ना तो जो ऑथर मतलब कि है ना हम लोग हमारे तरीके से जो हमें समझ आता है उस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस के आंसर देते हैं। बट फिर है ना उसमें माइनस मार्किंग इसलिए हो जाती है क्योंकि जो ऑथर का जो डिस्क्रिप्शन होता है ना वो हमारा तरीका और ऑथर का तरीका बहुत मतलब डिफरेंट आ जाता है कि ऑथर जैसे जिस तरीके से हमने सोचा ऑथर ने उस तरीके से नहीं सोचा। हम क्वाइट क्लोज होते हैं आंसर्स के बट सही आंसर नहीं दे पा रहे। काफी इंपॉर्टेंट बात की है और काफी क्रक्स की बात की है। मतलब आपके इस डाउट में देर आर सो मेनी थिंग्स विच हैज बीन इन्वॉल्व. सो व्हाट आई एम एबल टू अंडरस्टैंड इफ आई हैव टू सम इट अप इज लाइक पैसेज समझ आया अकॉर्डिंग टू आर अंडरस्टैंडिंग, बट व्हेन वी आर डीलिंग विद द क्वेश्चंस देन वी आर सेलेक्टिंग एन आंसर चॉइस विच इज नॉट द राइट आंसर. व्हेन वी आर इवैल्यूएटिंग इट वी आर रियलाइजिंग अरे कि हमने जो मार्क किया वो कुछ हद तक तो सही था बट इट वाज नॉट द कंप्लीट आंसर, लेकिन ऑथर कुछ और कहना चाह रहा है. एम आई करेक्ट हर्षित? यस सर। ओके, फाइन, कीप इट. ठीक है, I'm noting it down so that I can counter these things. So when I'll be sharing a passage with you and we'll be doing the passage together, I'll make sure that I'll be able to solve these problems and then we'll be able to move ahead with that. Or koi problem apart from this? Thank you, Harshit. When you're dealing with the RC passages, guys, are there any specific type of problems, issues that you are facing that are restraining you to score high in RC passages? The topic is related to science. and history. Okay. Science and history. Okay. Science and history. That's it. Rest topics are okay. तो कई बार कुछ ऐसे वर्ड्स भी आ जाता है जिनका हमको मतलब नहीं पता होता हमें उसको पूरे पैसेज के अकॉर्डिंग उस बेसिस पे उस वर्ड का मीनिंग जज करना पड़ता है। ठीक है. हाँ देखो हर्षित, सेकंड वाले की तो मैं बात करता हूँ, साइंस और हिस्ट्री टॉपिक का क्या करना है, पर पहले मैं आंसर दूंगा वोकैब का. डिफिकल्ट वोकैब आता है, बिल्कुल आता है. कैन वी डू समथिंग अबाउट इट? सॉरी, वी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, टू बी ऑनेस्ट विथ यू. अब प्रैक्टिकली अगर बात करें, हम कितनी वोकैब पढ़ सकते हैं? देयर इज अ लिमिट टू इट. सो वोकैब तो आएगा, कहीं से भी आ सकता है. सो व्हाट इज द राइट वे ऑफ डीलिंग विद दिस दैट एग्जामिनर एक्चुअली वांटेड इज कि आप उसे कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से पढ़िए. तो वी विल बी कॉलिंग इट एज वोकैब इन कॉन्टेक्स्ट. इन शॉर्ट आई कॉल इट एज VIC. कोई भी वोकैब आपको नहीं समझ आती है, पहला काम जो आपको करना है वो ये है, आपके दिमाग को ये कहना है कि इसका आंसर नहीं आता डजंट मीन आई कांट प्रोवाइड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और दिस पैसेज. पहली चीज तो ये होनी चाहिए, बिकॉज व्हाट हैपेंस इज व्हेन वी फील ये वर्ड नहीं आता, ओ अब तो ये नहीं हो पाएगा, ये पैसेज नहीं समझ आएगा या पैराग्राफ समझ नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं होना जाना. कोई भी वर्ड ऐसा नहीं है जिसका कॉन्टेक्चुअल मीनिंग ना दे रखा हो वहां पर. तो आप कॉन्टेक्स्ट पढ़ेंगे, आप आराम से समझ पाएंगे. फिर भी कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जहां आपको प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे प्रॉपर नाउन आ गया, कोई वर्ड आ गया, किसी लेट्स से किसी एनिमल का नाम है, नहीं पता समझ में आ रहा आपको, तो आप उसके आसपास की प्रॉपर्टीज को पढ़ के समझ जाएंगे कि ये एनिमल का नाम है एंड यू कैन काउंट इट एज एन एक्स. देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट. आई वुड से दैट यू डोंट इवन नीड टू प्रोनाउंस इट राइटली. कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो आप उसे एक्स बोलिए और उसके आसपास की प्रॉपर्टीज को समझ के उसका आंसर दीजिए. सो दिस इज व्हाट यू शुड बी डीलिंग विद द वोकैब. बट सर कई बार है ना वो जो वर्ड जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ना उसी के अराउंड पूरा पैसेज घूमता है। आई एग्री.
मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ आपकी बात, आप सही कह रहे हो। इन दैट केस हर्षित, इसका मतलब ये है कि वो जो नाम है दैट इज अ प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन मतलब या तो किसी एनिमल का नाम है या किसी और चीज का नाम है, और वहां पे आप उसका मीनिंग को ना समझ के उसकी प्रॉपर्टीज को समझिए, क्योंकि अगर उसके बारे में और भी इंफॉर्मेशन दे रखी है, इसका मतलब इट हैज टू बी एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट एंड इट हैज टू बी अ प्रॉपर नाउन ओवर देयर। मैं समझा पा रहा हूँ? यस सर। ठीक है, हम कुछ ऐसे पैसेजेस देखेंगे अभी जहाँ पे ऐसे वर्ड्स भी आएंगे एंड देन वील बी अंडरस्टैंडिंग कैसे में डील कैसे करना है उनके साथ। और कोई प्रॉब्लम्स? 3 प्रॉब्लम्स आई हैव आइडेंटिफाइड एज ऑफ नाउ। सर पैराग्राफ के पॉइंटर्स बनाने चाहिए क्या? पैराग्राफ के पॉइंटर्स बनाने चाहिए क्या? ओके, कैन आई कॉल यू मान्या, राइट? यस सर। और मान्य? Please say it. हिमांशु। हिमांशु, ओके। सो मतलब 2 स्टूडेंट्स एक साथ बैठे हैं। या वी आर 3। अच्छा, 3। सो हिमांशु, मान्या एंड कार्तिकेय। Karthikeya. कार्तिकेय। ओके फाइन, कार्तिकेय मुझे अलग भी दिखा था अभी। ठीक है, लेकिन वो ज्वाइन नहीं कर पा रहा था आई गेस। ठीक है, ठीक है, नो इश्यूज। सो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्या पैसेजेस के नोट्स बनाने चाहिए, बुलेट पॉइंट समझने चाहिए नहीं? एंड आई एम श्योर दिस इज हाउ यू लर्न द सॉल्विंग एंड रीडिंग द पैसेजेस। एम आई करेक्ट हिमांशु? सर एक क्वेश्चन और है कि बोलिए। आरसी सेलेक्ट करने में क्या उसके क्वेश्चंस पहले पढ़ने चाहिए क्या? मतलब ये हो गया रीडिंग पैटर्न कि पढ़ें कैसे, पहले पैसेज को पढ़ें या पहले क्वेश्चन को पढ़ें? हाँ, क्योंकि कुछ आरसी ऐसी होती है जिनके क्वेश्चंस इजी होते हैं और उनका लिखा रहता है कि पैराग्राफ 1 में इसका आंसर दे रखा है तो उसको उठा के वो कर लो। यार ऐसे पैसेजेस आते हैं क्या कैट में? मतलब ऐसा इन्फर करने के लिए कि इस पर्टिकुलर टॉप हाँ। पैरा में ये लाइन दी हुई है तो इसका मतलब क्या है। तो करेक्ट। जस्ट केस हमने वो आरसी नहीं समझ आ रही बट उस पैराग्राफ को ढंग से समझ लिया तो कैन वी आंसर दैट क्वेश्चन। ऑफ कोर्स। बहुत अच्छा और एप्ट क्वेश्चन आपने पूछा है, तो लेट मी टेल यू, दिस इज व्हाट वी कॉल स्पेसिफिक क्वेश्चन। सो देयर आर 2 टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन आरसीस, स्पेसिफिक क्वेश्चन एंड जनरल क्वेश्चन। तो जो आप पूछ रहे हैं मान्या एंड हिमांशु, दैट इज स्पेसिफिक क्वेश्चन। सो ऑफ कोर्स पैसे समझ आए ना आए, रिगार्डलेस, व्हेन यू हैव अ स्पेसिफिक क्वेश्चन टू एनी ऑफ द आरसीस, गो एंड अटेम्प्ट इट। लेकिन फिर अगेन नेगेटिव मार्किंग है, तो आपको ये श्योरिटी चाहिए कि नेगेटिव मार्क्स ना कट जाए, तो उसके लिए क्या करें? तो उसके लिए रीडिंग स्ट्रेटजीज काम आती हैं, जो भी हम पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो हिमांशु, मैं डायरेक्ट आंसर नहीं दे रहा हूँ कि हमें नोट करना है नहीं करना है। ये डिपेंड करेगा, इट एक्चुअली सब्जेक्टिव आंसर है ये डिपेंड करेगा कि पैसेज का टाइप कैसा है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए मुझे साइंस के पैसेजेस बहुत अच्छे से समझ में आते हैं और एक साइंस पैसेज मेरे सामने आया है। अब भले ही मुझे साइंस का पैसेज समझ में ना आ रहा हो, लेकिन फिर भी मेरे पास एक गट फीलिंग होगी, जैसे मैं गट फीलिंग ही कहूंगा अभी आज की क्लास के लिए। आगे से मैं उसको एक टर्मिनोलॉजी दूंगा, देन विल बी टॉकिंग अबाउट दैट। तो गट फीलिंग कैसे करूंगा मैं कि हाँ, ये मेरे हिसाब से ये वाला आंसर बेस्ट होना चाहिए। अब आई डोंट हैव एनी स्पेसिफिक रीजन टू बी सपोर्ट दैट, बट मैं उस पर मार्क कर दूंगा और वो करेक्ट आंसर होगा। क्यों ऐसा हो पाया? क्योंकि मेरे पास साइंस का अच्छा नॉलेज है, मुझे साइंस पे इंटरेस्ट है। वहीं पे अगर वो हिस्ट्री का आ गया जो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है, जिसका मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तो होता क्या है, जैसे ही आप देखते हो ना पैसेज को पहली बार, फर्स्ट सेंटेंस रीड करते यू अंडरस्टैंड इट्स अ हिस्ट्री पैसेज, आपका दिमाग कहता है बेटा अपने काम का नहीं है, नहीं हो पाएगा। दैट्स द प्रॉब्लम। अब वहां पे आप स्पेसिफिक क्वेश्चन कर रहे हो या जनरल क्वेश्चन कर रहे हो, चांसेस बहुत लेस लाइकली है दैट यू विल गोना गेट द राइट आंसर, क्योंकि कॉन्फिडेंस लेवल की कमी है। और वही मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ क्लास के अंदर कि कॉन्फिडेंस लेवल का क्या और किस तरह से हमें डील करना है। तो हिमांशु, वंस अगेन क्वेश्चन था कि क्या हमें नोट्स बनाने चाहिए, क्या हम उसके हिसाब से बुलेट पॉइंट्स के हिसाब से कर सकते हैं उसको? तो गाइस आंसर ये है, क्लियर आंसर, ये सब आपकी प्रैक्टिस के लिए होता है, रियल एग्जाम में नहीं होता है। क्यों? 2 प्रॉब्लम है रियल एग्जाम में, पहला टाइमर आपके सामने चल रहा है, दूसरा नेगेटिव मार्किंग है। तो इतनी लिबर्टी हमारे पास नहीं होती है। तो ये आपको सिखाया क्यों जाता है? इसलिए सिखाया जाता है कि आप हर पैसेज को उसी तरह से करो। सो जब एग्जाम में आप पैसेज को पढ़ रहे हो तो आपका दिमाग मेंटल नोट्स बना रहा हो रादर देन योर पेन पेंसिल ऑन योर हैंड। ये फंडा होता है, इसलिए आपको ऐसा सिखाया जाता है। बट राइट नाउ वी डोंट हैव दैट मच टाइम कि हम बैठ के उसके मेंटल नोट्स बनाएं। बना भी लेंगे, एक पैसेज कर भी लेंगे तो बाकी के रह जाएंगे, ये भी एक चांसेस रहेगा। फिर आप रश करेंगे और हो सकता है उसमें आप नेगेटिव मार्किंग ले आए ज्यादा। इसलिए ये एक थोड़ा सा रिस्की सिचुएशन बन जाती है एट दिस पॉइंट। दैट्स व्हाट माय सजेशन। क्लियर हिमांशु? यस सर। ठीक है। सो 3 प्रॉब्लम्स आई हैव गॉट, पैसेज इज ओके बट क्वेश्चंस क्रिएट कंफ्यूजन and we are not able to apt towards what the actual author is talking about or thinking. Second problem is science and history topics, and I'm sure there must be more topics related to that. Third is the vocab, when we are not able to understand the proper word in the passage. And fourth, we just answered. So any other problem that you are facing problem with, मैं उसको लिख लेता हूँ and then I'll make sure कि आज की क्लास से पहले ये चारों पॉइंट्स काउंटर हो जाए। सर कई बार
क्वेश्चंस जब पढ़ते हैं ना तो उनके लिए सोल्यूशन के लिए दोबारा पैसेज में जाना पड़ता है, और उसमें हमें राइट। ये आइडिया नहीं होता कि पैसेज में किस जगह मतलब कौन से पैराग्राफ में उसका आंसर होगा। तो उसकी वजह ठीक से है। कई बार हाफ या फिर मोर देन हाफ पैसेज दोबारा पढ़ना पड़ जाता है। तो उस ठीक एक है। क्वेश्चन पर्टिकुलर में ही मतलब पर्टिकुलर क्वेश्चन में काफी टाइम लग जाता है, ठीक है। तो इस वजह ठीक से। बात है। ठीक बात है। आई एग्री। जरूरत पड़ सकती है ऐसा करने की। डिपेंड करता है पैसेज क्या चाहता है, क्वेश्चंस क्या चाहते हैं। अगर क्वेश्चंस फोर्स करेंगे आपको तो आपको वापस जाना पड़ सकता है। लेकिन अगेन, टू आंसर दिस एंड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ एग्जैक्टली वी आर रीडिंग द पैसेजेस। तुम्हारी स्ट्रेटेजी क्या है पैसेज को पढ़ने की, ये इंपॉर्टेंट है। वो मैं समझना चाहूंगा अभी जब हम पैसेज पढ़ेंगे। और कोई प्रॉब्लम दैट वी हैव टू टॉक अबाउट और एनकाउंटर? आई हैव गॉट 4 टॉपिक्स टू राइट। दैट्स इट। ठीक है, सो लेट्स लॉक इट। 4 प्रॉब्लम्स। आई हैव टाइप्ड द सेम थिंग्स इन द चैट बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं पैसेज को। ओके, यू टेल मी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इजी पैसेज और हार्ड पैसेज। आई एम आस्किंग लॉन्ग पैसेज और शॉर्ट पैसेज एज अ फर्स्ट पैसेज। दोज हु वांट, हु थिंक दैट लॉन्ग पैसेज पे जाना चाहिए, प्लीज टाइप एल। इनको लगता है शॉर्ट पैसेज से शुरू करना चाहिए, प्लीज टाइप एस। अच्छा, मैं बता दूं हमें करना क्या है। आई एम पुटिंग दिस पैसेज टू यू गाइस। मैं आपके लिए रख रहा हूँ इसको। आपको इसे पढ़ना है एंड देन यू विल हैव टू टेल मी कि देन आई विल बी आस्किंग यू क्वेश्चंस। आई विल नॉट बी गिविंग यू द क्वेश्चंस जो हम जनरली करते हैं। मैं क्वेश्चंस पूछूंगा आपसे, तो आप ओके। लॉन्ग पैसेजेस, बढ़िया। लेट मी शेयर अ लॉन्ग पैसेज देन। Okay guys, thank you. Here is the passage in front of you. Has anybody read this passage earlier? If yes, please confirm me so that I can change the passage. I guess no one, right? Okay, great. Once your reading is done, just speak up or type done. I'll stop the timer.
Please type done if your reading is done. Okay, most of you have read. Nine students have completed. Has everybody read it? Shall I move to the questions? If anybody who is still reading, please confirm. Just write W for wait if anybody is still reading. No, that means everybody has read it. Okay. So I believe everybody has read it. I have stopped sharing. Now you cannot see the passage. Okay, now I have questions and you have to answer. You can speak up as well as you can type it in the chat box. Was it a hard passage or easy passage, guys? Sir, easy. Easy. Okay. I believe everybody has understood the passage, right? Can you repeat, sir? Sure, I'm asking. I think everybody has understood the passage, correct? Yes, sir. Very good. Okay, fair enough. It was an easy passage, 2.5 paragraphs, not much. Okay, so do you think that whatever questions we'll be asking, you will be able to provide answers for this passage? Yes, okay, perfect. So confidence है that हाँ जी, कोई भी क्वेश्चन पूछना है पूछ लो, हम आंसर दे देंगे. Depends. Okay, we'll see that. We'll see that. ठीक है. तो पहला क्वेश्चन है, टॉपिक क्या है इस पैसेज का? यू गाइज रेड द पैसेज बट इसका कोई हेडिंग नहीं था. हेडिंग होता है ना एक दो वर्ड्स का. तो आप मुझे बताइए इस पैसेज का हेडिंग क्या होना चाहिए. ये है क्वेश्चन. प्रोवाइड द हेडिंग एंड देयर इज नो ऑप्शन दैट आई हैव. And I request you to type it so that everybody can see that. So what do you think is the passage's heading? क्या heading होनी चाहिए passage की? ठीक है उदय. Pesticides and its effects. Okay. Pesticides और उसके effects. ठीक है. Advantages and disadvantages of uses of pesticides. Thank you हर्षित. थोड़ा और precise करने की आपने कोशिश की है. Good. Reality of biocontrol agent. Okay. Very good. Hempush. Dark side of biochemicals. Thank you Akshat. Benefits and pitfalls of bioagents. Okay, very good.
मुझे अच्छा लग रहा है, काफी काफी सारे सही आंसर्स मुझे मिल रहे हैं, लाइक आई डिड नॉट गेट एनी रॉन्ग आंसर एग्जैक्टली, सो दैट्स गुड थिंग। अनवांटेड इफेक्ट्स ऑफ बाय कंट्रोल एजेंट्स, क्या बात है। तो ये आंसर किसका है, मान्या का, हिमांशु का, या थर्ड पर्सन? सर वो तीनों तीनों का है, तब तो गड़बड़ है, मतलब मिलजुल के आंसर दे रहे हो। ओके, ठीक है, विल सी दैट। गाइस कम ऑन आंसर, मतलब देर आर 27 पीपल, आई एम श्योर 24 स्टूडेंट्स तो हैं, फिर भी बहुत कम आंसर्स आ रहे हैं। ज्यादा स्टूडेंट्स वोकल नहीं है। How many answers I've got? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Only 6 answers. अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जेन्युइनली बताना जो पैसेज भूल गए? सर दोबारा दिखाइए, वी विल टेल यू। है कोई ऐसा? नहीं, ओके, ग्रेट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द पैसेज? प्राइमरी पर्पस क्या है पैसेज का अकॉर्डिंग टू यू? If anybody wants to see the passage again, you can tell me, I'll show you the passage again. But the question remains same, what is the primary purpose of the passage? कोई ऑप्शंस में आपको नहीं दे रहा है। Sure, I'll show you the passage. Here is the passage. Share the primary purpose. Now, highlight indirect risk of biocontrol agents. Okay. Thank you, Arshit. Then please type the answer then. You can also share the answer section to discuss the indirect effect of chemical pesticides on plants and animals. Okay. Negative effects of bioagents. Okay. Thank you, everybody. Acknowledging. 3 answers I've got from. Okay. Ritik says description of bioagents, and that it's still to figure out whether they are useful or not. Okay. Very good. Different aspect has been covered. Good. So I'm pretty happy to see your correct answers. All of you have provided the right answer. Difficulty in erecting and predicting such effects, which clearly shows that you guys understand how to read the passages, how to understand passages, and how to provide the right answers. इसमें कहीं कोई problem नहीं है. You are able to provide and मतलब rightly able to give me the answers. अच्छी बात यह है that आप सबको समझ आ रहा है पैसेज कैसे पढ़ना है. ठीक है. यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है पैसेज पढ़ने में, समझने में, प्लीज फील फ्री टू स्पीक अप, अनम्यूट योर माइक एंड स्पीक अप.
मैं आपको समझाऊंगा कहीं कोई प्रॉब्लम है तो, बिफोर आई मूव अहेड, क्योंकि अब मैं आगे बात करने वाला हूँ टू गेट द राइट आंसर्स। हेडिंग क्या होगी, टॉपिक क्या होगा, प्राइमरी पर्पस क्या होगा, फिर हम क्वेश्चंस पे भी जाएंगे। तो इज देयर एनी क्वेश्चन? सर एक बार लास्ट वाला पैराग्राफ एक्सप्लेन कर दो। ठीक है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मतलब यहाँ समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई ऐसा? हाँ सर सर। अब ठीक है हिमांशु। सर अब यस जैसे हर्षित। इसके सेकंड पैराग्राफ में जो फोर्थ लाइन है ना, द यस। पॉसिबिलिटी ऑफ नोन एक्सटिंक्शन एंड डिस्ट्रक्शन, राइट। अब ये वाली लाइन समझ में नहीं आती। नहीं आई ना, ठीक है, फेयर इनफ, फेयर इनफ। जरूरी है भाई, सारी समझ में आ जाएगी तो फिर टीचर का फायदा क्या? राइट, ठीक है, फेयर इनफ। आई अंडरस्टैंड। कोई ऐसा वर्ड था हर्षित जो समझ नहीं आया? सर ये पॉसिबिलिटी है ना, ये समझ नहीं आता, PAUCIT वाली। ठीक है जी, फाइन। आई विल कीप दैट इन माइंड कि पॉजिटिव समझ नहीं आया। मैं अंडरलाइन भी कर लेता हूँ उसको। राइट, पॉजिटिव ऑफ नॉन एक्सटिंक्शन एंड डिसरप्शन से लेकर के ये पूरा। करेक्ट, बाकी सारे वर्ड्स वगैरह समझ में आ गए हर्षित? यस सर। ठीक है, प्राइमरी पर्पस इज of this passages, it tells about the dark reality of pesticide with its useful purpose in nature. Thank you Hempush, सेलेक्टिंग एंड ट्रीटिंग, ठीक है, ग्रेट। सो भाई हमारी जो प्रॉब्लम्स थी वो थी कि पैसेज तो समझ आ जाता है लेकिन क्वेश्चंस परेशान करते हैं, वो भी हम चलेंगे तब देखेंगे। साइंस और हिस्ट्री टॉपिक्स क्रिएट करते हैं प्रॉब्लम, ही हमारे सामने साइंस टॉपिक था। पर आई नो किसी को प्रॉब्लम नहीं आई होगी, क्यों? क्योंकि पैसेज इजी लग रहा था। तो इजी क्या होता है? जो समझ आ गया वो इजी है, जो नहीं समझ आया वो डिफिकल्ट है। एम आई करेक्ट? ऋतिक, यू वर सेइंग समथिंग। सर एक कंफ्यूजन और था। बोलो। सर सर, ऐसा रहता है कि कई बार एक बार पैसेज पढ़ते हैं ना, तो वो हम्म। ढंग से समझ में नहीं आता। तो राइट। फिर ये कंफ्यूजन रहता है कि क्योंकि टाइम कम रहता है, तो एक बार पढ़ के ही बस क्वेश्चंस पे चले जाएं और फिर क्वेश्चन जैसे जैसे पूछे वैसे पैसेज पे जाएं, या फिर पहले 2 बार पढ़ लें, क्योंकि 2 बार में तो समझ में आ जाता है, बट कोई कोई पैसेज तो 2 से 3 बार भी लग जाता है समझने में। तो दो करेक्ट। बार पढ़ने के बाद में फिर टाइम कम बचता है, लेकिन फिर भी वापस तो जाना ही करेक्ट। पड़ता है क्वेश्चन से पढ़ के। करेक्ट। तो एक बार राइट। आधा अधूरा पढ़ के ही क्वेश्चन स्टार्ट कर दें, या 2 बार पढ़ने के बाद ही स्टार्ट करें, बस। ठीक है बट ऋतिक। हाँ सर, कंफ्यूजन ये रहता है सर कि 2 बार अगर पैसेज पढ़ते हैं ना, तो फिर ऐसा लग थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है कि पैसेज कुछ हद तक समझ में आ गया, और सेंट्रल आइडिया का या कोई क्वेश्चन आएगा प्राइमरी पर्पस का तो वो सॉल्व हो जाएगा। बट एक बार पढ़ने में वो वाला सॉल्व नहीं हो पाएगा क्वेश्चन। ठीक है। ठीक है। तो आपका जो क्वेश्चन है बेसिकली ऋतिक, वो ये कहना चाह रहा है कि भी सर पैसेज को पढ़ने का सही तरीका क्या है? पहले क्वेश्चंस को पढ़ें, पहले पैसेज को पढ़ें, कितनी बार पैसेज पढ़ें, एंड ऑल दिस थिंग, करेक्ट है? ये सर। मैं भी आंसर देता हूँ इसके बारे में, क्योंकि जब मैं पैसेज ये वाला पैसेज मैं आपको पढ़ाऊंगा, अभी हम पढ़ेंगे साथ में बैठ के इसको भी। तो मैं आपको बताऊंगा कि मैं पढ़ना कैसे है इसको, राइट प्रोसेस क्या है। अब राइट प्रोसेस कुछ नहीं होता, देखो सही बात ये है, हर टीचर का अपना एक तरीका है, हर बच्चे का भी अपना एक तरीका है, हर स्टूडेंट का अपना एक तरीका है समझने का और पढ़ने का। मैं आपको एक दो तरीके बताने वाला हूँ आज अभी इसी पैसेज को लेके पढ़ने के लिए, जिससे आपको समझ आएगा कि फैक्चुअली पढ़ना कैसे चाहिए हमें। ठीक है, बाकी जो आपकी मर्जी है, जिस तरह से आप पढ़ना चाहते हैं आप पढ़िए। सबका मेन एजेंडा क्या है भाई? आंसर हमारा करेक्ट आए, लेस टाइम में आए, सिंपल। दैट्स द एजेंडा। आपका किसी और तरीके से आ रहा है, बढ़िया है, आने दीजिए, कोई परेशानी नहीं। सारी कहानी कब शुरू होती है मैं आपको बताऊं पैसेज पढ़ने की? जब पैसेज समझ नहीं आता। अगर पैसेज समझ आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो आप अपने तरीके से जैसे चाहें उसको वैसे सॉल्व कर सकते हैं और कर रहे हैं। द मोमेंट यू रियलाइज पैसेज समझ नहीं आ रहा है, तब आप सोचते हैं कि कोई और तरीका ढूंढा जाए, कैसे पढ़ा जाए, टाइम लग रहा है, नॉल। करेक्ट है? तो पैसेज को समझा कैसे जाए इसके बारे में भी आज डिस्कस करेंगे और समझेंगे, ठीक है? पर पहले थोड़ा कंफ्यूजन तो क्रिएट करें ना, तभी तो समझ आएगा। अच्छी बात यह है कि मुझे आप सबने बहुत ही करेक्ट आंसर्स दिए हैं, विच शोज दैट आप पैसेजेस को पढ़ रहे हैं, काफी टाइम से समझ भी रहे हैं। आज की क्लास में मेरा मेन फोकस यही है कि मैं आप लोगों को समझ पाऊं कि व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ रीडिंग पैसेजेस एंड सॉल्विंग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस। ठीक है, ये मुझे समझना था। तो एंड वी डोंट हैव मच टाइम ऑल्सो कि हम बेसिक से शुरू कर दें एकदम। तो इसीलिए हमें ये समझना है कि जो पैसेज हमारे सामने है, इसका क्राइटेरिया क्या है, वो हम समझ के इसको सॉल्व करेंगे। तो आई एम श्योर साइंस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस बार। वोकैब में प्रॉब्लम आ रही है, पॉसिटिव का मतलब नहीं पता या किसी और का मतलब नहीं पता, कोई टेंशन नहीं है, अभी हम समझ लेंगे उसको। अच्छा, कोई एवरीबडी अंडरस्टैंड्स द मीनिंग ऑफ दिस ऑफ स्प्रिंग? कोई ऐसा है जिसको इसका मीनिंग नहीं पता है? अगर पता भी है किसी को तो डोंट टाइप इट। सबको नहीं बताना, सिर्फ मुझे बताइए अगर आपको नहीं पता है तो, दैट्स इट। है कोई ऐसा जिसको इसका मीनिंग नहीं पता? इट्स परफेक्टली फाइन इफ यू डोंट नो, इट्स ओके।
पहली चीज, ठीक है, एक रूल है मेरा क्लासेस का, कुछ समझ नहीं आता है ना तो बिंदास अनम्यूट करिए माइक और बोलिए नहीं आता। अगर आता तो इस क्लास में नहीं होते। छुपाना मत, क्योंकि टाइम हमारे पास ज्यादा है नहीं कि आपके पास एक्सपेरिमेंट करने का टाइम हो। सो इफ यू डोंट नो, यू डोंट नो, सिंपल। एंड द ओनस इज ऑन मी दैट हाउ आई विल बी एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड। ओके, सो एवरीबडी नोज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड ऑफस्प्रिंग। ठीक है, बढ़िया, अच्छी बात है। फिर कोई और वर्ड ढूंढेंगे जो आपको नहीं पता होगा। ठीक है, इफ दिस इज द केस देन लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस। क्वेश्चंस पे चलते हैं, वहीं तो कंफ्यूजन मिलेगा, तब आ जाएगा मजा। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। आपको जो भी आंसर लगता है प्लीज टाइप करके मुझे बता दीजिए। अगर आपको दो में कंफ्यूजन है, दोनों आंसर्स टाइप कर देना प्लीज। ठीक है, गॉट वन आंसर। आई एम श्योर तीनों ने डिस्कस करके दिया होगा। नो ओके सर। अक्षत। अच्छा, तो फिर अलग अलग आंसर्स चाहिए मुझे। ठीक है हर्षित, नो इश्यूज, थैंक यू अक्षत। ओके भव्य एंड श्रिया। ओके उदय, ए और डी, डी और ई, ठीक है। ए सी डी ई, ओके, ए सी डी ई, फाइन। नोबडी सेज बी। हाँ, नोबडी सेज बी, ठीक है। So majority are D. Then I have A also and E also. Okay. Acknowledge Divya, Pratik, Kirti, Priyanshi, Hempush, and Payal. Hmm. Yes, Yatin says D. Fine. Saksham, what do you think is the answer? अगर confusion है दोनों टाइप कर देना बेटा। ठीक है, D और A. Fine. I'll discuss each answer choice. Don't worry. ये प्राइमरी पर्पस का जो क्वेश्चन है, ये पैसेज की अंडरस्टैंडिंग से एकदम डायरेक्टली लिंक्ड है। डायरेक्टली लिंक, इनडायरेक्टली नहीं है। आप में से किसी एक ने मुझे नहीं कहा कि आंसर समझ नहीं आया, लेकिन जैसे ही आपने चॉइसेस देखी, वी कैन सी सम कंफ्यूजन। क्यों, ऐसा क्यों हो पा रहा है, इसका रीजन क्या है, वो भी हम समझेंगे अभी। बिफोर वी डिस्कस द आंसर, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, ये आंसर का प्रोवाइड करिए, क्वेश्चन का आंसर। पैसेज देखना हो तो मुझे बताना, आई विल स्क्रॉल अप। मैं जानना चाहता हूँ कि कितने लोगों को पैसेज दोबारा देखना है टू आंसर दिस क्वेश्चन। बोल्ड कर दूं मैं, एक मिनट, सॉरी। क्वेश्चन क्या है वो बता दूं मैं जरा। सॉरी, ये ये वाला है। बोल्ड फ्रेज की पूछ रहा था, वो ये वाली फ्रेज है। ठीक है, मैं इसको कलर कर देता हूँ ग्रीन। ये है थर्ड क्वेश्चन। गोइंग बैक, क्वेश्चन है द एग्जाम्पल प्रेजेंटेड by the author in bold text most clearly serves to illustrate. Okay, okay, okay. So it's an example, right? Not this one. Example is there. ग्रीन कलर में मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इसको। ये है एग्जाम्पल। इसका आंसर देना है आपको। सेंटेंस पढ़ लीजिए, देन आई विल शो द चॉइसेस। मैग्नोलिया मत जाएगा। Now showing you the question. Here it is. So example presented by the author in bold text. You have read it. It most clearly serves to illustrate what? You can provide the answer. Question 3.
Okay, him, Pushp, Harshit and Bhavya acknowledged. Okay, Keshav and Akshit. Hmm. Can see different choices A, B, D. Okay. Okay. Acknowledged Kirti. Fine, Pratik. Okay, Payal and Udadeep. Fine, Shreya. Okay. Okay. 3 students, 3 answers. Okay. Fine, Mayank. Okay, Agam. I think it's time to discuss. Thank you, Saksham. Your answer is E. Acknowledged. Let's discuss the questions. Thank you, everybody, for engaging in the discussions. Now let's begin. Let's start the discussion. Before I discuss, I just want to say whenever I'm describing anything, if you have any questions then and there, please stop me then and there. I don't mind. Speak up, or I'm continuously looking at the chat box also, so you can type it. But I appreciate if you speak up. Let's begin. If I'm not wrong, हम सब ने पैसेज ठीक से समझा. हम सबको पैसेज समझ में आ गया था. After reading the passage, I stopped sharing the passage. And you know what? Ultimately, screen जो थी वो 4.5 minutes तक आपके लिए visible थी. After 4.5 minutes के बाद मैंने screen बंद किया and then we were discussing the things. और आपने मुझे सही answers दिए when I asked you what is the topic of the passage and what is the purpose of the passage. You provided both the correct answers. When it comes to the questions, वहीं पे वही choices को देखते ही हमें problem हुई. हमें लगा कि हमारा आंसर करेक्ट था, लेकिन जब चॉइसेस पे हम पहुंचे तो श्योरिटी के साथ नहीं हम कह पाए कि दिस इज द आंसर और नॉट. ऐसा क्यों हुआ? इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है सिंपल. उसके लिए मैं एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ आपके साथ, एंड आई वुड लाइक टू शो यू दैट एज वेल सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दैट. एक छोटा सा माइंड टेस्ट है दैट आई एम पुटिंग इन फ्रंट ऑफ यू. मुझे जानना है कि आप लोग किस तरह से पैसेज को पढ़ते हैं. जस्ट अलाउ मी अ मोमेंट. आई एम शेयरिंग अ स्क्रीन वेयर अ पैसेज एंड अ बुक नेम विल बी देयर. देन वी विल डिस्कस. जस्ट अ सेकंड. आई होप आप लोगों को स्क्रीन विजिबल है, राइट? यस, थैंक्स अक्षत. अभी करना ये है कि ये एक पैसेज है, पैराग्राफ रादर आई यू कैन से. तो एक पैराग्राफ, एक एक्सर्प्ट है जो इस बुक में से निकाल के रखा गया है. मुझे सिर्फ ये जानना है कि आपको क्या लगता है ये कहाँ से लिया गया होगा? स्टार्टिंग के पार्ट से, मिडिल पार्ट से, या लास्ट पार्ट से? बुक के बिगिनिंग पार्ट से, मिडिल पार्ट से, या लास्ट पार्ट से? इस बुक्स के में कहाँ से ये पैराग्राफ लिया गया होगा? आई जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड योर अंडरस्टैंडिंग. व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? बिगनिंग के लिए बी लिखिए, मिडिल के लिए एम लिखिए, एंड के लिए ई लिखिए. बी एम ई, जो भी आपको लगता है टाइप करके बताइए. मैं लिख भी देता हूँ. बिगनिंग, मिडिल एंड एंड. मिडिल पार्ट, बिगनिंग पार्ट, ठीक है.
बिगनिंग से, ठीक है। एक्सपेक्टेशन सेटिंग हो रही होगी, ठीक है, ओके। ठीक है, बिगनिंग ज्यादा है, मिडिल एक है, ओके, दो, ठीक है। नोबडी थिंक्स ये एंड से आया है, ओके। हिमांशु, तीन स्टूडेंट्स है ना, हिमांशु, मान्या और थर्ड स्टूडेंट का नाम क्या है? कार्तिक है सर। कार्तिकेय यार, थैंक यू। ऋतिक, क्वेश्चन ये है कि ये जो एक्सर्प्ट है ये इस बुक में से निकाल के रखा गया है, आपको क्या लगता है ये बुक के स्टार्टिंग में से आया होगा, मिडिल में पार्ट में से आया होगा, या लास्ट पार्ट में से ये एक्सर्प्ट लिया गया होगा? ओके, लास्ट पार्ट से, ठीक है। हम्म कार्तिकेय, हिमांशु, मान्या का आंसर पेंडिंग है, सक्षम, यतिन का भी पेंडिंग है, उदयदीप का आ गया क्या? नहीं आया, ही इज थिंकिंग, ओके। नहीं, आ गया मिडिल पार्ट, ओके। सक्षम थिंक्स लास्ट पार्ट, ठीक है। यतिन थिंक्स मिडिल से, ठीक है, ओके। बिगिनिंग, बिगिनिंग या मिडिल पार्ट, ठीक है, फेयर इनफ। अच्छा, आई हैव अ क्वेश्चन, मतलब कैसे डिसाइड किया आप लोगों ने कि ये शुरू में से आया होगा, बीच में से, या लास्ट में से? एनीबडी रैंडमली कैन आंसर। तो जनरली मतलब कि इन्होंने कहानी, मतलब एक जो स्टोरी होती है ना, ये उसकी स्टार्टिंग में आता है कि है ना ये चीजें ऐसे ऐसे थी, फिर है ना उसके बाद सडनली एक कोल्ड विंड चलने लगी, तो इस तरीके से डिसाइड किया था। ओके, ठीक है, ठीक है। एनीबडी, एनीवन एल्स? सर इट्स लाइक एन एग्जांपल, ये किसी चीज को डिस्क्राइब कर रहा है और उसका डिस्क्रिप्शन दे रहा है इन अ वे, सर्टेन वे। तो फिर बिगिनिंग तो होगा नहीं, एंड एंड में देयर इज नो कंक्लूजन, दैट्स व्हाई ये मिडिल में आना चाहिए समवेयर। ओके, ठीक है, फेयर इनफ। एंडेड। कोई और, किसी और को कुछ बोलना है? अदरवाइज आई विल स्टार्ट। सर आई थिंक यस ये बेटा। बिगनिंग इसलिए नहीं है क्योंकि देयर वाज स्टार्टिंग है एंड कोई स्पेसिफाई नहीं किया है कुछ भी सब्जेक्ट को, तो इसलिए ये बिगनिंग नहीं होगा, एंड भी नहीं होगा, जैसे पहले ने कहा कंक्लूजन नहीं है, राइट, इसलिए मिडिल आई थिंक इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, फेयर इनफ। आई लाइक योर आंसर कि ये किसी बीच की इंफॉर्मेशन है, कहीं से कोई और बात हो रही होगी, वहां से आया गया है, तो आई थिंक ये मिडिल में होगा। ठीक है, फेयर इनफ रियांशी। आई अप्रिशिएट ऑल ऑफ यू एंड योर एफर्ट्स एज वेल। हमने उस पैसेज को बीच में छोड़ के हम यहाँ पे जंप कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? टू अंडरस्टैंड कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एग्जैक्टली है क्या और कैसे हमारे साथ खेलता है। वी आर अंडरस्टैंडिंग दैट। गाइस, इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये एक्सेप्ट इस बुक में से नहीं आया है, ठीक है। ये जो बुक है कॉल्ड स्टॉप नेगेटिव थिंकिंग, ये है सेल्फ हेल्प बुक, 2000, मतलब अभी 21st सेंचुरी की बुक है। और ये जो एक्सर्प्ट है ये आया है 19th सेंचुरी की बुक से, जो कि ये है एक्चुअल बुक। इसका नाम है चार्ल्स डिकिंसन, सॉरी 17th या 18th सेंचुरी की बुक है ये, अ टेल ऑफ टू सिटीज। उससे ये एक्सर्प्ट निकाल के रखा गया है यहाँ। और ये जो बुक मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसका इस एक्सर्प्ट से कोई लेना देना नहीं है। बट वाई स्टिल यू फील कि ये समवॉट रिलेटेड हो सकती है? आई एम श्योर आप लोग भी श्योर नहीं थे इसको लेके कि ये कहाँ से एग्जैक्टली निकाल के रखा गया है, बीच में से आया है, लास्ट में से आया है। बट वॉट यू आर ट्राइंग टू डू इज, जो भी आप कर रहे थे, जो भी आप सोच रहे थे, ऑल वर वेन। ये सब आपके दिमाग की उपज थी। योर ब्रेन वॉज एक्चुअली प्लेइंग विथ यू, योर इमोशंस। तो आपने जो आंसर्स दिए वो दो चीजों से दिए, ब्रेन एंड इमोशंस। जबकि ये टेस्ट किस चीज का हो रहा है? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, मतलब रीड करके आंसर देना है, रीड करके कॉम्प्रिहेंड करना है, वो आपने नहीं किया। आप क्या कर रहे हो? आप ब्रेन के साथ और इमोशंस के साथ कनेक्ट कर रहे हो चीजों को, जो भी आप पढ़ते हो, जो भी आप समझ रहे हो, एंड बेस्ड ऑन दैट यू ट्राई टू आंसर। एम आई करेक्ट? मेरी बात समझ आ रही है? सो एक्चुअली में इस पैसेज का, इस एक्सर्प्ट का इस बुक से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है।
अब मैं आता हूँ पैसेज पे। यही हमारे साथ होता है। So whenever we see any passage, that's the exact actual problem happens with us. What do? We try to relate our emotions to it. हमें लगता है कि हमारे इमोशंस उसके साथ मैच कर रहे हैं। अरे नहीं कर रहे भाई, पर नहीं कराने। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे? व्हाट इज हिज जॉब? अब इमेजिन करो, आप सब स्टूडेंट हो इस समय, भूल जाओ स्टूडेंट हो आप इस समय सब के सब एग्जामिनर बन गए हो, और आपको आपका जो इंग्लिश का टीचर है वो एक टास्क दे रहा है कि गाइस एक अच्छा सा पैसेज बनाओ, एक ऐसा डिफिकल्ट पैसेज बनाओ कि स्टूडेंट्स ट्रैप में फंस जाए और करेक्ट आंसर ना दे पाए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का एक पैसेज जो कैट लेवल का हो। क्या करेंगे आप लोग? किस तरह का पैसेज डिजाइन करेंगे? किस तरह के क्वेश्चन आंसर्स डिजाइन करेंगे? आप ऐसे क्वेश्चंस डिजाइन करेंगे ना जहाँ पे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन क्रिएट हो, राइट? जहाँ स्टूडेंट्स आपस में जब वो चॉइसेस को पढ़ें तो वो कंफ्यूज होके रह जाएं, पैसेज की लैंग्वेज डिफिकल्ट हो। यही आता है आपके एग्जाम में भी। सो व्हाट यू रिक्वायर टू डू, एग्जामिनर वांटेड यू टू रीड प्रॉपरली। इट्स अ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन गाइस, ब्रेन का टेस्ट नहीं है। आप क्या करते हो? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में ब्रेन इस्तेमाल कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? नहीं करना है। डोंट यूज योर ब्रेन। यही प्रॉब्लम है कि आंसर चॉइसेस में आप फंस रहे हो। यकीन करो मेरा, none of you provided me wrong answer about the passage when I asked you what is the topic and what is the primary purpose. All of you gave me the right answer. Still जब हम चॉइसेस पे पहुंचे हम कंफ्यूज थे, हम श्योर नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि हम इमोशंस को जोड़ रहे हैं। हाँ ये भी सही हो सकता है, ये लाइन तो सही लिखी है, ये लाइन तो सही लिखी है। अरे वो तो सही लिखी है, पर जो आपने लिखी है आप उसे भूल गए। तो आपको क्या करना है? यू डोंट हैव टू यूज योर ब्रेन, यू डोंट हैव टू यूज योर हार्ट। आपको रीड करना है, जो वहां लिखा है उसके हिसाब से आंसर्स देने हैं। इसे कहते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। इज इट क्लियर एवरीबडी? I want this message to be pretty clear, crystal clear. Is everybody with me? यस सर। ओके। सो मैं दोबारा रिपीट कर दूं, आपको सिर्फ पैसेज पढ़ना है, जो वहां लिखा है उसके हिसाब से आंसर देना है। प्लीज अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करना है, अपने हार्ट को इस्तेमाल नहीं करना है। ये ब्रेन का टेस्ट नहीं है, इट्स अ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट, सिंपल। अब कीपिंग दैट इन माइंड, हाउ शैल वी रीड द पैसेज? लेट्स रीड इट। भाई देखो, हर पैसेज में बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं जो अपने आप बताते हैं कि वो पैसेज। इज इट क्लियर? बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं, उनके बेसिस पे हमें पढ़ना होता है। तो अब पैसेजेस अलग अलग होते हैं। अच्छा, मेरी एक आदत है, मैं क्या करता हूँ, वेन एवर आई टीच पैसेजेस और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आई मेक एन एनालॉजी विथ मूवीज। तो ऐसा कोई है जिसको मूवी बिल्कुल पसंद नहीं है? कोई ऐसा तो नहीं है ना? मतलब आई एम नॉट आस्किंग यू कि आप मूवीज देखते हैं रेगुलर, नहीं देखते हैं, बस मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि पसंद तो है ना, कि हम बात तो कर सकते हैं, एनालॉजी तो बना सकते हैं ना, राइट? नोबडी इज लाइक दैट जिसको मूवीज बिल्कुल पसंद नहीं है। नहीं है ना ऐसा कोई? ठीक है, बढ़िया। तो अब समझिए मूवीज क्या होती हैं। कोई ऐसी मूवी होती है जो पास्ट से शुरू होती है, प्रेजेंट में आती है, फ्यूचर में खत्म हो जाती है। कोई ऐसी मूवी होती है जो प्रेजेंट में ही चल रही होती है। कुछ मूवीज ऐसी होती हैं जो प्रेजेंट में शुरू होती हैं, पास्ट में जाती हैं और फिर प्रेजेंट में आके खत्म हो जाती है। तो हर मूवी का एक अलग अलग क्राइटेरिया होता है, डिपेंड करता है डायरेक्टर मूवी को कैसे प्रेजेंट कर रहा है आपके सामने। करेक्ट है? सिमिलरली पैसेज आपके सामने क्या प्रेजेंट कर रहा है और कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डिपेंड करता है ऑथर के लिखने का स्टाइल कैसा है, ऑथर के लिखने का तरीका कैसा है। यही रीजन है, कई बार आपको साइंस के पैसेज समझ आ जाते हैं, हिस्ट्री के पैसेज समझ आ जाते हैं, कई बार नहीं समझ आते। कई बार जो आपका फेवरेट टॉपिक है आपको वो भी समझ नहीं आता, ये भी होता है। तो आपको क्या करना है? आपको ये समझना है कि ऑथर क्या कहना चाह रहा है। वॉट वी हैव टू डू, वी हैव टू ऑलवेज फॉलो ऑथर। तो हमारे लिए जिंदगी आसान हो जाएगी, पैसेजेस को समझना आसान हो जाएगा, इफ वी फॉलो द ऑथर। ऑथर जहां ले जा रहा है जाओ, ऑथर जो कह रहा है मान लो, सिंपल, विदाउट यूजिंग योर ब्रेन। आपके साथ प्रॉब्लम क्या होती है? व्हेन यू रीड द पैसेज, बजाय ऑथर को समझने के आप अपना ब्रेन लगा के अपने इमोशंस के हिसाब से उस पैसेज को आप सोचते हो कि आप क्या समझना चाह रहे हो उस पैसेज से। सॉरी, दैट्स अ रॉन्ग अप्रोच। राइट अप्रोच इज, आप नहीं समझना चाहते इस पैसेज को, आपको जो ऑथर समझा रहा है आप उसे समझिए। ऑथर कह रहा है ये गलत है तो वो गलत है, ऑथर कह रहा है ये सही है तो ये सही है। सो फॉर दैट यू हैव टू फॉलो द ऑथर। यहां तक कोई कंफ्यूजन? ये करना कैसे है मैं भी समझाता हूं आपको, पर यहां तक क्लियर? राइट, ठीक है, ग्रेट। सो आई एम गिविंग यू ब्रेक्स, अगर कुछ कहना है आपको तो फील फ्री टू स्टॉप मी इन फ्रंट इन बिटवीन, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। ओके, एंड आई अप्रिशिएट दैट। जितने क्वेश्चंस आप पूछेंगे उतना ही मुझे भी मजा आएगा और उतना आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। अब ऑथर को फॉलो करना है ये समझ आ गया, पैसेज में अपना दिमाग नहीं लगाना ये भी समझ आ गया, पर वो करें कैसे? चलिए समझते हैं, पैसेज को पढ़ते हैं।
तो पैसेज में कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जो यूनिवर्सल इंडिकेटर्स हैं, मतलब इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, इस रूल का कोई अपवाद नहीं है। ओके, हर पैसेज में ये रूल फॉलो होगा, होगा ही होगा। अगर नहीं होगा तो वो पैसेज ही नहीं होगा, फिर वो ऐसा होगा कि हमने एक नॉर्मल सा आर्टिकल लिखा है जो कोई प्रिंट करने को तैयार नहीं। अगर वो प्रिंटेबल है, कहीं आ रहा है, पब्लिश हो रहा है, इसका मतलब वो रूल को फॉलो कर रहा है। रूल क्या है? रूल है ये कि कुछ ट्रांजिशन वर्ड्स होते हैं, वो ट्रांजिशन वर्ड्स में बहुत पावर होती है। वो एक सेंटेंस का दूसरे सेंटेंस से ट्रांजिशन डिसाइड करते हैं कि यहां से यहां कैसे जाएगा सेंटेंस। तो आपको उनका जो रचना होती है, उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है, जो फॉर्मेट है, इट शुड बी क्लियर। अगर आपको वो क्लियर है तो इट्स वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड दैट। अब मैं आपको वही चीज हाईलाइट करने वाला हूँ टू ऑल दोज पैराग्राफ जो हमें समझ नहीं आए या समझ आए भी। देखिए, मैं शुरुआत कर रहा हूँ पहले सेंटेंस से, पहले पैराग्राफ से। सो आई एम रीडिंग द फर्स्ट पैराग्राफ बाय रीडिंग मोर। बस इसको पढ़ते ही मैं रुक गया यहाँ पर। मोर कब यूज करते हैं? मोर भी है और देन भी है। मोर देन कब यूज करते हैं? एनीबडी? कंपैरिजन। वेरी गुड, इट्स अ कंपैरिजन। सो मान्या हैज करेक्टली पॉइंटेड इट आउट। अगर हम मोर देन यूज कर रहे हैं, इसका मतलब हम कंपैरिजन लिख रहे हैं। तो कंपैरिजन का मतलब दो टॉपिक होने चाहिए, ये इससे ज्यादा अच्छा है, ये इससे ज्यादा खराब है, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। तो लेट्स रीड इट। कीपिंग दैट इन माइंड आई एम रीडिंग इट। मोर सेलेक्टिव देन मोस्ट केमिकल पेस्टिसाइड्स in that they ordinarily destroy only unwanted species. Biocontrol agents such as all these eat, infect or parasitize targeted plant और animal pests। ये पहला सेंटेंस है। पहला सेंटेंस क्या है, क्या कर रहा है यहाँ पर? पहला सेंटेंस टॉपिक को डिस्क्राइब कर रहा है। किन दो चीजों के बारे में बात कर रहा है? ये पहला है और ये दूसरा है। केमिकल पेस्टिसाइड्स एंड बायोकंट्रोल एजेंट्स। मोर देन आ रहा है, इसका मतलब कंपैरिजन चल रहा है। किन दो में कंपैरिजन चल रहा है वो सामने आपके लिखा है, हाँ या ना? इज एवरीबडी अग्रीज विथ मी? क्लियर है? समझ में आ रहा है? एम आई यूजिंग माई ब्रेन? नो। एम आई यूजिंग माई इमोशंस? नो। आई एम जस्ट गोइंग बाई वॉट इज रिटन देयर। करेक्ट, नॉट करेक्ट? नाउ द नेक्स्ट मोमेंट आई सी इज however. Let me highlight that with pink color. However. However क्या है? ट्रांजिशन वर्ड है। कब यूज करते हैं however? Anybody? Guys, however कब यूज करते हैं? Yes, Akshat, you can tell me. For a change. Sir, to Change मतलब? contrast. Contrast. Yes, correct. Change and contrast both are correct. भाई, but का रिप्लेसमेंट है however। जहां कहीं भी आप but लिखना चाहते हैं, आप however लिख सकते हैं। It's perfectly fine. When we want to introduce something new, हाँ कह सकते हो एक तरह से ऋतिक, बट इसको ऐसे समझो जैसे हमने कोई बात करी। इंट्रोड्यूस समथिंग न्यू का मतलब है कि पहले वाले से मैं अग्री नहीं करता हूँ कि मेरा पॉइंट ये है। तो whenever you see although, though, however, nevertheless, nonetheless, any of the negative transition words या contrast words, इसके बाद ऑथर कुछ कहना चाह रहा है, इसके बाद ऑथर कहेगा, ये इंपॉर्टेंट है, समझ जाइए इसको, ठीक है? however आया, इसका मतलब अब ऑथर कुछ कहना चाह रहा है, पहले वाले सेंटेंस से ये अग्री नहीं करता। आई रिपीट, पहले वाले सेंटेंस से ये अग्री नहीं करता, इसीलिए इसने however लिखा है। आगे क्या कह रहा है? बायोकंट्रोल एजेंट कैन नेगेटिवली अफेक्ट नॉन टारगेट स्पीशीज। ये किसका सेंटेंस है? ऑथर का। क्या कह रहा है? बायोकंट्रोल एजेंट्स कैन नेगेटिवली अफेक्ट नॉन टारगेट स्पीशीज। यहाँ कोई ऐसा वर्ड है जो समझ नहीं आ रहा होगा? एकदम क्लियर है कि बायोकंट्रोल एजेंट नेगेटिवली अफेक्ट कर सकता है उस स्पीशीज को भी जिसको हम टारगेट ही नहीं कर रहे। करेक्ट। आगे लिखा है अनदर ट्रांजिशन वर्ड जिसको कहते हैं फॉर एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल कब देते हैं हम? व्हेन डू वी प्रोवाइड एग्जाम्पल? या यूं कहूं कि ऑथर एग्जाम्पल क्यों दे रहा है? सर जब अपने हमें किसी सेंटेंस चीज सर जस्टिफाई करने के लिए। जस्टिफाई करने के लिए। ओके, कार्तिकेय, कार्तिकेय बोल रहा है ना, राइट? यस सर। ओके, हर्षित आप भी कुछ कह रहे थे? सर जब हमें किसी चीज के नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों इम्पैक्ट समझा रहे होते हैं। अच्छा ठीक है हर्षित, एक बात बताओ,
आप जब कुछ कहते हो या बोलते हो तो एग्जाम्पल कब यूज करते हो? आपकी बात कर रहा हूँ मैं, भूल जाओ कि ऑथर क्या कह रहा है। आप कब यूज करते हो एग्जाम्पल? बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। बिंगो। जब आपको अपनी बात प्रूफ करनी हो, जब आपको अपनी बात का वेटेज देना हो, तो आप एग्जाम्पल यूज करते हो, हाँ या ना? यस सर। एग्जैक्टली यहाँ पे भी ऑथर यही कर रहा है। सो ऑथर भाई साहब कह रहे हैं कि बायोकंट्रोल एजेंट कैन नेगेटिवली इफेक्ट नॉन टारगेट स्पीशीज। फॉर एग्जाम्पल, मतलब प्रूफ कर रहा है अपनी बात को। सो ही मेड अ क्लेम एंड नाउ ही इज प्रोवाइडिंग एन एग्जाम्पल टू सपोर्ट हिज आइडिया। व्हाट इज हिज आइडिया? कि बायोकंट्रोल एजेंट कैन नेगेटिवली इफेक्ट नॉन टारगेट स्पीशीज। मुझे एग्जैक्ट वर्ड मिले हैं प्राइमरी पर्पस के अंदर और टॉपिक के अंदर भी। आई वाज वेरी हैप्पी टू सी दिस। तो ये एग्जाम्पल के बाद क्या लिखा होगा इसने? लिखा है इसने, बायोकंट्रोल एजेंट कैन नेगेटिवली इफेक्ट non-target species by competing with them for resources। उसके आगे क्या लिखा हुआ है? ये कोलन लगा रखा है। डू यू नो द मीनिंग ऑफ कोलन गाइस? कोलन का मतलब क्या होता है? पंचुएशन है और बहुत इंपॉर्टेंट है। पंचुएशन में कोलन का मतलब क्या होगा? रिलेट टू समथिंग, ठीक है। पंचुएशन कोलन का मतलब है जो उसके पहले लिखा है उसको डिस्क्राइब कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, हम करते हैं ऐसा जयपुर, उसके बाद कोलन लगाते हैं, देन आफ्टरवर्ड्स वट एवर आई एम राइटिंग, व्हाट एम आई डूइंग, आई एम डिस्क्राइबिंग अबाउट जयपुर। एम आई करेक्ट? राइट। सिमिलरली व्हेन ही इज राइटिंग अ कोलन ओवर हेयर, इसका मतलब ये जो पहले लिखा है इसको डिस्क्राइब कर रहा है। चलो समझते हैं कैसे कर रहा है। देखो, इसने पहले बोला बायोकंट्रोल एजेंट कैन नेगेटिवली इफेक्ट नॉन टारगेट स्पीशीज बाय कंपीटिंग विद देम फॉर रिसोर्सेज। अब इसी को आगे प्रूफ करेगा कि कैसे ये हो पा रहा है। ओके ये देखिए, a biocontrol agent might reduce the benefits conferred by a desirable animal species by consuming a plant on which the animal prefers to lay its eggs. What the sentence is doing here in this sentence, in this paragraph, just to support the author's claim. क्या claim है author का? कि biocontrol agent can negatively affect non-target species, और ये एक example है। Is everybody understood over here or not? यहाँ तक समझ आ रहा है? Yes or no? Yes, sir. Yes, okay, great. नहीं समझ आए, फील फ्री टू स्पीक अप, ठीक है। मैं इतनी बार नहीं रुकूंगा और एक बार पूछूंगा खाली। नहीं समझ आएगा प्लीज मुझे बता देना। मूविंग अहेड। तो फर्स्ट पैराग्राफ की अगर बात की जाए तो फर्स्ट पैराग्राफ को क्यों लिखा गया है? दो रीजंस की वजह से। नंबर वन, पहला सेंटेंस क्या कर रहा है? डिस्क्राइब कर रहा है कि बैकग्राउंड क्या है, हम किस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। और दूसरा सेंटेंस बता रहा है कि ऑथर का क्लेम क्या है, ऑथर क्या कहना चाहता है। उसके आगे का पार्ट एग्जाम्पल है टू सपोर्ट ऑथर्स पॉइंट ऑफ व्यू। क्लियर नॉट क्लियर? राइट, गुड। नेक्स्ट, अनदर एग्जाम्पल। बस रुक जाइए, मुझे बताइए क्या कर रहा होगा ये सेंटेंस? अनदर एग्जाम्पल। Sir, it's justifying. मतलब जस्टिफाई का मतलब ये हुआ कि जो पुराना वाला इसने क्लेम किया था उसको ये सपोर्ट कर रहा होगा, इसलिए इसने अनदर एग्जाम्पल लिखा है, क्योंकि एक एग्जाम्पल ये यहाँ पे ऑलरेडी दे चुका है, तो ये सेकंड एग्जाम्पल है इसका। करेक्ट, टू सपोर्ट द सेम थिंग। यस और नो? एवरीबडी अंडरस्टूड? Yes, ओके, sir. नेक्स्ट। So I am not reading this sentence. Even if I am not reading this sentence, I understand कि इसका significance क्या है यहाँ पे। मुझे ये नहीं पता यहाँ क्या लिखा है, पर मुझे ये समझ आ गया कि ये क्यों लिखा है। ये जरूरी है समझना। अभी आपने पूछा था ना सर, दो बार पढ़ना पड़ेगा, पहले पैसेज पढ़े, पहले क्वेश्चंस पढ़े। इसका आंसर ये है, मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरे पैराग्राफ में कहाँ पे क्या लिखा है और क्यों लिखा है, भले ही पूरी डिटेल में ना पता हो कि क्या लिखा है। So to conclude that, in the first paragraph there are two sentences, I know them. पहला सेंटेंस बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन दे रहा है, बता रहा है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, कंपेयर कर रहा है केमिकल पेस्टिसाइड्स को बायोकंट्रोल एजेंट से। सेकंड सेंटेंस में ऑथर क्लेम कर रहा है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और बता रहा है कि बायोकंट्रोल एजेंट नेगेटिवली इफेक्ट कर सकते हैं नॉन टारगेट स्पीशीज को। उसके बाद उसको एग्जाम्पल देके जस्टिफाई कर रहा है, और सेकेंड पैराग्राफ भी एग्जाम्पल से स्टार्ट हो रहा है। क्लियर? नेक्स्ट,
the paucity of known extinctions of disruptions or disruptions resulting from indirect interactions may reflect not the infrequency of such mishaps but rather the failure to look for or to detect them. सॉरी, समझ नहीं आया क्या लिखा है, बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज है, कोई इशू नहीं है। उसके आगे क्या लिखा हुआ है? कोलन। क्या उसके आगे कोलन बन रहा है? हाँ। क्या मतलब होता है इसका? एज आई जस्ट टोल्ड यू, जो पहले लिखा है उसको डिस्क्राइब करेगा। तो चलो उसके बाद वाले को पढ़ लेते हैं, आपको समझ आ जाएगा। Most organisms likely to be adversely affected by indirect interactions are of little or no known commercial value, and the events linking a biocontrol agent with an adverse effect are often unclear. Ultimately, what he is trying to say कि पहले तो ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये एडवर्सली इफेक्ट करते हैं इनडायरेक्ट इंटरेक्शंस के थ्रू, और इसकी नॉलेज हमें नहीं है। और प्लस एंड द इवेंट्स जो लिंक करता है बायोकंट्रोल एजेंट किसी एडवर्स इफेक्ट से, वो भी हमें अनक्लियर है, मतलब हमें क्लैरिटी नहीं है उसके बारे में। यानी कि हमें पता लग गया एक कि बार नॉन। रिपीट कर दो ये वाला कम जो अगेन बेटा। एक बार रिपीट कर दो ये लास्ट श्योर सेंटेंस। श्योर, मैं रिपीट करता हूँ। मैंने ये पढ़ा द पॉजिटिव वाला, ये मुझे समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, मैंने इसको दोबारा पढ़ा ही नहीं क्योंकि मैंने कोलन देख लिया। कोलन के आगे लिखा है जो उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं पहले को, तो आई एम रीडिंग द कोलन वाला थिंग। मोस्ट ऑर्गेनिजम्स likely to be adversely मतलब negatively affected by indirect interactions of are of little or no known commercial value। तो पहला सेंटेंस से मुझे समझ में आया कि हमें इसकी बहुत कम या ऑलमोस्ट जानकारी है ही नहीं कमर्शियल वैल्यू के बारे में। अब ये क्या चीज है मैं इतना क्लियर नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। एंड दूसरी चीज क्या अटैच है कि जो इवेंट्स हैं लिंकिंग, कौन से इवेंट्स? लिंकिंग अ बायोकंट्रोल एजेंट विद एन एडवर्स इफेक्ट। हमें तो पता लग गया कि बायोकंट्रोल एजेंट नेगेटिवली इफेक्ट कर रहा है, वो नेगेटिवली इफेक्ट कितना कर रहा है ये हमें पता नहीं, दिस इज ऑफन अनक्लियर। मतलब ये पता है कि नॉन सॉरी बायोकंट्रोल एजेंट नेगेटिवली इफेक्ट कर सकता है नॉन टारगेट स्पीशीज को, कितना करेगा वो भी नहीं पता, उसकी वैल्यू क्या होगी वो भी नहीं पता। क्लियर नॉट क्लियर? मान्य, समझ आ गया बेटा? यस। समझ आ रहा है यहाँ तक? एम आई यूजिंग माई ब्रेन? नो। एम आई यूजिंग माई इमोशंस? नो। आई एम जस्ट गोइंग बाई वॉट इज रिटर्न। नेक्स्ट। यस हेम पुष्प। हेम पुष्प, यू वर सेइंग समथिंग बेटा? No, sir. अच्छा ठीक है। हाँ ऋतिक, ऋतिक इज आस्किंग सर जैसे इस पैसेज में कोलन साइन डिस्क्राइब कर रहा है पैसेज, सो ऐसे और भी साइंस होते हैं? बिल्कुल होते हैं, वो पंक्चुएशंस के अंदर काउंट किए जाते हैं। दो साइन होते हैं जनरली, एक तो होता है कोलन, दूसरा होता है लॉन्ग डैश। एक तो होता है कोलन और दूसरा होता है लॉन्ग डैश, दोनों का सेम काम है। क्या? जो पहले लिखा है उसको डिस्क्राइब करना। ये पंक्चुएशंस के रूल्स के अंदर आता है, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। एक और तो इस चीज के लिए हम क्या कर सकते हैं, मैं भी ये वाला पैसेज करके हम एक आर्टिकल पढ़ेंगे, और उस आर्टिकल में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पंक्चुएशंस को स्मार्टली यूज किया जाता है, और उनके यूसेज भी आपको समझ में आ जाएंगे कि लॉन्ग डैश कैसे यूज होता है, कोलन कैसे यूज होता है, सेमीकोलन कैसे यूज होता है, क्योंकि पंक्चुएशंस के थ्रू भी आप बहुत आसानी से पैसेजेस को समझ सकते हैं। ठीक है ऋतिक? हम एक इंटरनेशनल जर्नल का पैसेज उठाएंगे जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि इंडियन ऑथर्स ज्यादा पंक्चुएशंस को यूज नहीं करते। ठीक है, आई थिंक फर्स्ट एंड सेकंड पैराग्राफ क्लियर है। अभी तक मुझे क्या समझ में आया? अब आप देखो, जैसे मूवी होती है ना, हर एक मूवी के अंदर एक सीन दूसरे सीन से जुड़ा हुआ होता है आपस में, ऐसा नहीं कि कोई भी कहीं से भी उठ के आ जाए, सब जुड़े हुए होते हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा पहला पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ से कैसे जुड़ा हुआ है। नहीं बेटा ऋतिक, ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है कि कुछ ये दो चीजें ही इंपॉर्टेंट होती हैं, इंपॉर्टेंट बहुत सारी चीजें होती हैं। ये दो चीजें जो होती हैं ये वेरिएबल नहीं है, ये नॉन वेरिएबल है, मतलब ये कभी चेंज नहीं होंगी, दे विल रिमेन सेम। मतलब जो पंजुएशन के रूल्स हैं दे विल रिमेन सेम। हाँ, सारे पैसेजेस वैसे ही लिखे जाएंगे, यानी कोलन किसी ने लगाया है इसका मतलब वो उसको डिस्क्राइब ही करेगा और कुछ नहीं कर सकता। और सिमिलरली विथ द ट्रांजिशन वर्ड्स, ट्रांजिशन वर्ड अगर कहीं पे है हाउएवर, इसका मतलब वो नेगेटिव ही बोलेगा, अगर पहले वाला नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये यूनिवर्सल है, दे विल रिमेन सेम। ओके, तो इस तरह से आपको समझ में आ जाएगा। अब आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ते ही मुझे एक वर्ड मिल रहा है जिसको कहते हैं मोर ओवर। इसको देखते ही मैं रुक गया, क्योंकि ये क्या है? ट्रांजिशन वर्ड है। कोई इसका मतलब जानता है? डू यू नो द मीनिंग ऑफ मोर ओवर?
सर जो बात चल रही है उसी बात को कंटिन्यू करने के लिए। एब्सोल्युटली करेक्ट मान्या। जो बात चल रही है उसी बात का एक नया पॉइंट देने के लिए या उसी बात को कंटिन्यू करने के लिए, तो कंटिन्यू करने के लिए तो मैं नहीं कहूंगा एग्जैक्टली राइटली यूज होगा मोर ओवर, एक और अनदर पॉइंट देने के लिए जैसे फर्दर मोर, एडिशनली, ऑल्सो, वैसे ही मोर ओवर। ओके, तो मोर ओवर का मतलब ये हुआ कि जो हमने बात की उसी के आगे एक और नया पॉइंट हमें देखने को मिल रहा है या उसी चीज को आगे बढ़ाया जा रहा है। क्या कह रही है? डिटरमाइनिंग द पोटेंशियल रिस्क ऑफ बायोकंट्रोल एजेंट्स। क्या चीज है? डिटरमाइनिंग द पोटेंशियल रिस्क ऑफ बायोकंट्रोल एजेंट्स बिफोर दे आर यूज्ड इज डिफिकल्ट, क्योंकि ये ऊपर से आ रहा है, अनक्लियर। समझ आई बात? सो मतलब जब तक आप इसे यूज नहीं करोगे इसका इफेक्ट क्या होगा, ये कितना नुकसान पहुंचाएगा, इट्स नॉट क्लियर, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। आगे, स्पेशली स्पेशली कब? जब एक नॉन नेटिव एजेंट इंट्रोड्यूस हो जाएगा। बिकॉज अनलाइक अ केमिकल पेस्टिसाइड्स, व्हेन डू वी यूज अनलाइक? अनलाइक कब आएगा यूज? व्हाट इज अनलाइक? इट्स अ ट्रांजिशन वर्ड। व्हेन डू वी यूज अनलाइक गाइस? कंट्रास्ट करने के लिए फर्स्ट उसकी प्रीवियस लाइन को। राइट, मतलब कंपैरिजन के लिए अल्टीमेटली वी कैन से। तो देखिए आप ऊपर हमने क्या यूज किया था? मोर देन। कंक्लूजन आते आते वापस अनलाइक आ गया, मतलब हम कंपेयर कर रहे हैं। किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं? पहले भी केमिकल पेस्टिसाइड के साथ किया था, अभी फिर केमिकल पेस्टिसाइड के साथ कंपेयर हो रहा है। तो ये कह रहा है कि भाई अनलाइक अ केमिकल पेस्टिसाइड्स अ बायोकंट्रोल एजेंट मे अडॉप्ट इन अनप्रिडिक्टेबल वे सो दैट इट कैन फीड ऑन और अदरवाइज हार्म न्यू होस्ट। इसका मतलब केमिकल पेस्टिसाइड ऐसा नहीं करता, पर बायोकंट्रोल एजेंट ऐसा कर सकता है। क्लियर नॉट क्लियर? इज एवरीबॉडी अंडरस्टूड गाइस? ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या समझ में आया पैसेज में? पहला पैराग्राफ बोल रहा है कि बायोकंट्रोल एजेंट कैन नेगेटिवली इफेक्ट नॉन टारगेट स्पीशीज। मैं हाईलाइट कर देता हूं उसको ब्लू से। बायोकंट्रोल एजेंट कैन नेगेटिवली इफेक्ट नॉन टारगेट स्पीशीज, ये पहला क्लेम था भाई। दूसरा क्लेम क्या है? डिटरमाइनिंग द पोटेंशियल रिस्क ऑफ बायोकंट्रोल एजेंट बिफोर दे आर यूज्ड इज डिफिकल्ट, एंड लिंकिंग a biocontrol agent with an adverse effects are often unclear। ये तीन क्लेम ऑथर ने किए हैं यहाँ पर। सर जैसे और भी साइंस या वर्ड्स होते हैं जो थोड़े अनकॉमन होते हैं जिनका हमें आइडिया नहीं है, जैसे कोलन के पहले पता नहीं था। यस ऋतिक, डोंट वरी, ईच एंड एवरीथिंग आई विल बी एक्सप्लेनिंग इट राइट आफ्टर दिस पैसेज। ठीक है, और मैं आपको रेफरेंस भी दूंगा कि आप क्लास के बाद भी आप पढ़ पाएंगे उनको, और मैं एक आर्टिकल भी शेयर करूंगा जिससे आपको समझ आएगा कि हमें पढ़ना कैसे होता है। ठीक है ना? आपको पता है पढ़ना कैसे है, बस पढ़ना क्या है वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आज की क्लास में। ये नहीं बता रहा हूँ कि पढ़ना कैसे है, आप सबको पता है। तो मैं बस ये चाहता हूँ कि जो लिखा है आप उसे सिर्फ उसे ही पढ़ें, जो नहीं लिखा उसे ना पढ़ें। ओके, सो डू नॉट यूज योर ब्रेन एंड योर हार्ट्स टू द पैसेजेस। ये ब्रेन का टेस्ट नहीं है। अभी पैसेज में मैंने 3 सेंटेंसेस हाईलाइट किए हैं जो ये बता रहे हैं कि पैसेज में क्या लिखा है और क्यों लिखा है और कैसे लिखा है। क्या आप सबको समझ में आ गया है? कोई क्वेश्चन है किसी का तो बताइए प्लीज। नहीं है? ठीक है, अब अगला क्वेश्चन जो मुझसे पूछना है आपसे वो ये है कि ये जो टोन है इस ऑथर की, वो टोन कैसी है? क्या आप टोन समझते हैं? क्या आप टोन समझते हैं गाइस? नहीं, ठीक है, मैं समझाता हूँ। टोन का मतलब क्या है? 3 टोन्स रहती है, पहली नेगेटिव, दूसरी पॉजिटिव, तीसरी न्यूट्रल। अभी ऑथर जो है वो कोई चीज बोलता है, जैसे मान लीजिए क्या बोला जाए, हाँ, कोई भी ऑथर पैसेज को क्यों लिखता है? वाई ही इज राइटिंग अ पैसेज? आइदर ही इज मेकिंग अस अवेयर, या वो किसी चीज को क्रिटिसाइज कर रहा है, किसी चीज को अप्रिशिएट कर रहा है, किसी चीज के बारे में बता रहा है, किसी चीज को एक्सप्लेन कर रहा है, कुछ तो कर रहा होगा, राइट? तो वो जो टॉपिक के बारे में बात कर रहा है उस टॉपिक पे ऑथर का रिलेशन क्या है, वो टोन है। यानी वो उसको प्रेजेंट कैसे कर रहा है, किस तरह से प्रेजेंट कर रहा है, वो उसके थ्रू हमें समझ आता है कि ऑथर का टोन क्या है। मोस्ट लाइकली गाइज वो अग्री करता है, या वो क्रिटिसाइज भी करता है, तो उसे हम डिसअग्री भी कह सकते हैं, या फिर वो न्यूट्रल होता है, बोल रहा होता है कि ऐसा ऐसा हो रहा है, ऐसा ऐसा हो रहा है, ऐसा ऐसा हो रहा है। मुझे नहीं पता, मैं थर्ड पार्टी हूँ भाई, मैं तो बस बता रहा हूँ। जैसे न्यूज आती है हमारे सामने, न्यूज क्या होती है? न्यूज की टोन होती है न्यूट्रल।
वो ये कभी नहीं कहते कि ये बहुत बुरा हुआ, ये बहुत अच्छा हुआ, वो सिर्फ ये कहते हैं ऐसा ऐसा हुआ, थैंक यू। करेक्ट। अब मूवी के क्रिटिक्स अगर हम पढ़े, किसी मूवी का अगर क्रिटिक पढ़े अपन, तो हम क्या बोलेंगे? वो बोलेगा कि ये मूवी बहुत खराब बनाई क्योंकि इसमें देखो ये चीज ऐसे लिख दी, ये चीज ऐसे कर दी, ये ऐसे नहीं दिखाना चाहिए था, ये वाली चीज तो उन्होंने बहुत ही इलॉजिकली दिखाई है, ये तो गलत है, इसको ऐसे दिखाना चाहिए था। ये क्रिटिक पोस्ट हो गया, मतलब नेगेटिव है ऑथर उसके बारे में। राइट। कई जगह पे ऑथर पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, तो हम कंक्लूजन का वेट करते हैं, कंक्लूजन में क्या कहना चाहता है, वो अग्री कर रहा है, डिसअग्री कर रहा है, ये सब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हम टोन कहते हैं। अब यहाँ पे जो ऑथर बोल रहा था, आपके हिसाब से क्या कर रहा था? नेगेटिव है, पॉजिटिव है, या न्यूट्रल है? पर किसके लिए? टॉपिक के लिए। टॉपिक क्या है? दो टॉपिक हमने यहाँ पढ़े, दो सब्जेक्ट्स हमने यहाँ पढ़े जिससे मैं प्रॉपर नाउन कह सकता हूँ। पहला केमिकल पेस्टिसाइड्स और दूसरा बायोकंट्रोल एजेंट्स। ठीक है। तो इसमें टॉपिक क्या है? बायोकंट्रोल एजेंट है या केमिकल पेस्टिसाइड्स है? मुझे पता है आप लोग मुझे सही आंसर देंगे। बायोकंट्रोल एजेंट्स के लिए बीए टाइप करें और केमिकल पेस्टिसाइड्स के लिए सीपी टाइप करें। क्या है टॉपिक, या दोनों टॉपिक्स थे? टॉपिक क्या था? पूरा पैसेज किसके बारे में बात कर रहा है? ओके, बोथ, नेगेटिव, बोथ, नहीं गाइस, बायोकंट्रोल एजेंट, बायोकंट्रोल एजेंट। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे, कैसे पता लगेगा। एग्जाम्पल से। देखो, जब भी कभी कोई इंसान अपनी बात करता है, कुछ कहता है, तो उसे प्रूव करने के लिए एविडेंस देता है। एविडेंस किस चीज के लिए दी है उसने? बायोकंट्रोल एजेंट्स नेगेटिवली इफेक्ट करते हैं, इस चीज को प्रूव करने के लिए उसने दो एग्जांपल्स दिए। करेक्ट, नॉट करेक्ट? तो केमिकल पेस्टिसाइड्स की बात क्यों कर रहा है? केमिकल पेस्टिसाइड की बात उसने बिगनिंग में करी और एंड में करी, जस्ट टू कंपेयर, कंपेयर कर रहा है बस। राइट। बताने की कोशिश कर रहा है कि ये सेम कैटेगरी है, लेकिन बायोकंट्रोल एजेंट ज्यादा प्रॉब्लमैटिक है, और उसके लिए उसने एविडेंसेस ही प्रोवाइड कराए हैं। तो बिकॉज ऑफ एविडेंसेस आई एम सेइंग दिस थिंग। ओके। तो बायोकंट्रोल एजेंट इज द टॉपिक। अब उसके बारे में ऑथर नेगेटिव है या पॉजिटिव है? उदयदीप ने सही कहा, करेक्ट। ऑथर नेगेटिव है, पॉजिटिव है बायोकंट्रोल एजेंट्स के बारे में? उसका टोन कैसा है? करेक्ट, ही इज नेगेटिव, ही इज प्रॉपरली नेगेटिव। इसीलिए देखिए, अब जरा चॉइसेस को देखते हैं। प्राइमरी पर्पस, प्राइमरी पर्पस का मतलब क्या है? ऑथर ने ये पैसेज क्यों लिखा है? पर्पस क्या था भाई, क्यों लिखा है? मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, आपका पर्पस क्या है इस क्लास को अटेंड करने का? व्हाट इज योर पर्पस ऑफ अटेंडिंग दिस क्लास? व्हाई आर यू अटेंडिंग दिस क्लास? द आंसर दैट यू विल गेट मी इज, यू कैन स्पीक अप। To learn, that's it. To learn. What is my primary purpose to attend this class? To teach, to explain, to describe. Yours is to learn, to understand, to clarify. अब उसके आगे क्या आएगा? That is the main idea. To clarify the RC problems, RC things, how to read RC. ये क्या है? This is the main idea. तो पर्पस क्या है और मेन आइडिया क्या है? दोनों का कॉम्बिनेशन इज द आंसर। आते नीचे आ जाइए। What is the primary purpose of the passage? Primary purpose क्या है? I am just looking at the each word. Primary purpose explaining why something, emphasizing something, suggesting something, or arguing something and suggesting something. Are you getting what I'm saying? ऑथर ने पैसेज क्यों लिखा है? कुछ एक्सप्लेन करने के लिए, एम्फेसाइज करने के लिए, आर्ग्यू करने के लिए, सजेस्ट करने के लिए। अब चूंकि आपको टोन पता है, राइट, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई फर्स्ट वर्ड पढ़ के आंसर्स दे दो, ऐसा नहीं होने वाला। कैट के पैसेजेस हैं वो, ओके, स्कूल के पैसेजेस नहीं है जो आंसर आ जाएगा। बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू द कॉन्फिडेंस कि वहां जो लिखा है उसे कैसे पढ़ना है। आपके साथ प्रॉब्लम क्या होती है? मिसहैप, हाँ सर ये तो याद आ रहा है मुझे, पैसेज में पढ़ा है मैंने, ये हो सकता है, ये बायोकंट्रोल एजेंट्स भी लिखा हुआ था, रिलेटिवली कॉमन प्लेस भी लिखा हुआ था, यही आंसर होगा। क्यों होगा वही आंसर? आप क्या कर रहे हो? कीवर्ड्स मैच कर रहे हो। कीवर्ड्स मैच करना है क्या अपने को? नहीं, हमें क्वेश्चन को समझना है, उसके हिसाब से आंसर देना है। तो हमें ब्रेन यूज नहीं करना, ना ही हमें मैच 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 खेलना है। हमें ये देखना है कि पैसेज कहना क्या चाहता है, पैसेज को क्यों लिखा गया है। मिसहैप्स तो मुझे याद ही नहीं मैंने पढ़ा क्योंकि तो एग्जाम्पल था। राइट। डी कहता है आर्ग्यू कर रहा है। क्या आर्ग्यू कर रहा है भाई? बायोकंट्रोल एजेंट इन्वॉल्व रिस्क, सम ऑफ विच मे नॉट बी रेडिली डिसर्न्ड।
तो बायोकंट्रोल एजेंट में जो है वो रिस्क होता है, और उसमें से कुछ का रिस्क तो हम जानते भी नहीं है, हम जान भी नहीं सकते कि वो रिस्क क्या है। क्या इसके बारे में बात कर रहा है? एटलीस्ट आई कैन सी नेगेटिविटी है कि ऑथर जो है वो बायोकंट्रोल एजेंट के बारे में रिस्क हाईलाइट कर रहा है। सो आई कैन हैंग ऑन टू इट, मैं रखूंगा अभी इसको। सी, suggesting that only certain biocontrol agents should be used to control plants or animal pest। ये क्या कर रहा है? ये कह रहा है कि बायोकंट्रोल एजेंट सारे खराब नहीं है जी, कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ बायोकंट्रोल एजेंट्स हमें यूज करने चाहिए। वो स्पेसिफिक टाइप ऑफ बायोकंट्रोल एजेंट नहीं लिखे, ना ही इसको सेग्रीगेट किया गया, ना उसको तोड़ा गया, ब्रेक डाउन नहीं किया गया। तो चॉइसेस में भी मैं कुछ नहीं कह सकता। व्हेन पैसेज इज नॉट टॉकिंग अबाउट इट, आई कांट टॉक अबाउट इट ईदर। वन रीजन। सेकंड रीजन, इमेजिन करो एक मिनट के लिए, सी इज द राइट आंसर। एक मिनट के लिए इमेजिन करो, suggesting that only certain biocontrol agents should be used to control plants or animal pests। So in that case guys, पैसेज को बताना चाहिए कि कौन से बायोकंट्रोल एजेंट्स करेक्ट हैं और कौन से नहीं, बट वी डोंट हैव दोज नेम्स इन द पैसेज व्हेन वी राइट इट, hence he cannot be the answer। coming to B, emphasize, मतलब ऑथर ने पैसेज लिखा है एम्फेसाइज करने के लिए कि बायोकंट्रोल एजेंट्स और केमिकल पेस्टिसाइड्स हैव मोर सिमिलैरिटीज देन डिफरेंसेस। कहां से आया ये? क्योंकि दो सेंटेंसेस में केमिकल पेस्टिसाइड्स को यूज किया गया है और दोनों जगह कंपैरिजन था, वहां से ये चॉइस पिक की गई है, वहां से ये बना के चॉइस लिखा गया है दैट समवन विल गेट इनटू द ट्रैप। कोई स्टूडेंट इसको ट्रैप में सेलेक्ट कर लेगा, बट आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि हम सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस की बात कर रहे हैं, आई एग्री, बट एक सेंटेंस में। प्राइमरी पर्पस नहीं हो सकता। प्राइमरी पर्पस मतलब ही इज ट्राइंग टू जस्टिफाई पूरा पैसेज क्यों लिखा है in just one sentence। B is not the answer। A, explaining why until recently। until recently is a time guys, ये time transition है, भूलना मत, this is a time transition। क्या पूरे पैसेज में टाइम के बारे में कहीं बात हो रही है कि ये पहले होता था अब नहीं होता, ये सही हो रहा है पहले गलत हो रहा था? कहीं पे भी टाइम नहीं आ रहा, बट ये टाइम